Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Again, this is the part 2 video. जो चैप्टर हम लोग कल देख रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में क्या है, ये पार्ट 2 है। मार्कर आज भी काम नहीं कर रहा ठीक से, कोई बात नहीं, विल ट्राई टू मैनेज। हाँ, दिस इज पार्ट 2। द चैप्टर नेम इज सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सोलर रेडिएशन क्या था बच्चों? सोलर रेडिएशन दैट मीन्स सर सन से क्या हो रहा था, सन से हमारा जो अर्थ है वो रेडिएशन रिसीव कर रहा था। इसी को मैंने क्या कहा था, सोलर रेडिएशन कहा था। आपके लिए अगर मैं स्लाइड को ऐड कर दूं, दैट विल हेल्प यू मोर। नाउ सोलर रेडिएशन क्या पढ़ाया था मैंने आपको? सोलर रेडिएशन में आपको मैंने पढ़ाया था कि सर आपने सन बनाया था। सन से जो रेज आ रही थी कहां पर आ रही थी? हमारी अर्थ पे आ रही थी। इसी को आपने टर्म दिया था सोलर रेडिएशन। और इसी प्रकार से मैंने कहा था कि रात में क्या होता है, ये अर्थ भी एनर्जी को रेडिएट बैक करता है। तो इसे मैंने क्या कहा था, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा था। होप आपको याद आ रहा होगा। हीट बैलेंस मैंने क्या बताया था कि जो भी एनर्जी हमने सन से रिसीव की, उतना ही जितना इनकमिंग हुआ उतना ही हमारे अर्थ ने वापस भेज दिया। इसके कारण से हमारे एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बना हुआ है। अर्थ का एक बैलेंस टेम्परेचर है। इस बात को हमने सीखा था कल की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके आगे का है, जहां पर हम लोग आइसोथर्म्स के बारे में बात करेंगे। और आइसो वर्ड बहुत कॉमन है बच्चों। आइसो वर्ड एक रूट वर्ड है दैट मीन्स सेम, और यू कैन से इक्वल। सेम और इक्वल यू कैन से। एक्चुअली में आइसोथर्म्स में क्या होता है कि मान लो एक प्लेस ये है, इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। एक प्लेस यहां पर है, इसका भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। और सपोज यहां पर एक प्लेस है, इस जगह का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो आइसोथर्म्स मतलब जो सेम जगहों का टेम्परेचर, डिफरेंट जगहों का टेम्परेचर जहां सेम है, उनको मैं एक सेम लाइन से कनेक्ट कर दूंगा। तो दिस विल बी आइसोथर्म्स। होप आपको समझ में आ गया नाउ। तो हम लोग दो पढ़ेंगे, दो आइसोथर्म्स के बारे में। जनवरी आइसोथर्म जो बन रहा है हमारा, एंड द सेकंड टॉपिक विल बी टुडेस टॉपिक जुलाई आइसोथर्म्स। अगेन क्या बातें हमें नोटिस करनी है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं कि सर ये पहली बात तो हम ये समझें कि मार्च में हमारा जो अर्थ होता है वो यहां पर होता है। और इस डायग्राम के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं कि साउथ फेस कर रहा है सन को, नॉर्थ नहीं फेस कर रहा है। यहां पर भी बच्चों देखो, नॉर्थ फेस करने लगा और साउथ दूर हो गया। यहां पर बच्चों नॉर्थ फेस कर रहा है, यहां पर साउथ नहीं कर रहा है। यहां बच्चों ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हाँ बच्चों, समझ आ रहा है? बच्चों दिसंबर के बाद अगर हम जनवरी को यहां इमेजिन करें सेम इंक्लिनेशन के साथ, तो ये साउथ रहेगा, ये नॉर्थ रहेगा। अगर कहीं आप इस डायग्राम से ये कह दें सर, क्योंकि साउथ का हिस्सा सनलाइट को रिसीव कर रहा है, तो यहां पर समर होगा। और क्योंकि जनवरी है, जो नॉर्थ का हिस्सा है सर, यहां पर विंटर होगा। क्या ये बात हम कह सकते हैं? तो बच्चों ध्यान दो, यही फर्स्ट पॉइंट लिखा होगा। क्या लिखा है? इन जनवरी देयर इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमारा है, और समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। होप ये पॉइंट, तो जो भी लाइन लिखा होता है बच्चों, से याद नहीं करना है हमें बच्चों, उसे एक बार विजुअलाइज करना है ये क्या कहना चाह रहा है। द आइसोथर्म्स deviate towards the north over the ocean and south over the continent. Deviate मतलब बच्चों वेरिएशन, देयर विल बी वेरिएशन। अगर देखा जाए ओशियन में क्या हो जाएगा कि आपका नॉर्थ के हिस्से में जो आपका आइसोथर्म है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिखाई देगा, और नीचे ओशियन की साइड पे। नाउ दिस डेविएशन इज ऑब्जर्व मोर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लुक एट दिस, बिकॉज ऑफ द व्हाट बच्चों, लैंड का अगर आपने नहीं भी नोटिस किया तो वापस नोटिस कराता हूं आपको। हाँ, पहली बात तो सर यस सर,
जो नॉर्थ के हिस्से में, यस, लैंड के एरिया में नीचे की तरफ आ रहा है आइसोथर्म, और ओशन जहां पे आता है वहां पर ये लिफ्ट कर जाता है। ये बात हम समझ रहे हैं। सर यहाँ पर डेविएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन साउथ में डेविएशन इतना ज्यादा नहीं है। इट्स लाइक मोर लाइक पैरेलल टू द इक्वेटर। द रीजन इज, क्योंकि हमने कल पार्ट 1 में पढ़ा था कि लैंड और ओशियन का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर लैंड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है और यहाँ पर तो यूनिफॉर्म बॉडी है, मोर और लेस केवल ओशियन ही प्रेजेंट है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बैक टू माय टॉपिक, इसके कारण से डेविएशन आ रहा है। नाउ आपको पढ़ाया था द प्रेजेंस ऑफ करंट्स, रिमेंबर, वार्म ओशियन करंट्स। इसका मतलब बच्चों कोल्ड ओशियन करंट्स भी होते हैं, यस, लेकिन यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशियन करंट्स, फॉर एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम। आपके लिए मैं डायग्राम बनाया, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे फ्लो करता है बच्चों, ध्यान देना। ये बच्चों ये हिस्से में, अगर आप देख पाएंगे डायग्राम में, तो ये देखिए जरा ध्यान से, ये हिस्सा देखिए, है ना। जो आपका लैब्राडोर करंट है ना, वो बच्चों कोल्ड करंट है, जो कि इस तरफ से आ रहा है। जो गल्फ स्ट्रीम बच्चों ये हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, ये से यहाँ से निकलता है, गल्फ स्ट्रीम का हिस्सा है बच्चों। ऑब्वियसली जो वार्म करंट्स होती हैं, जब कोस्ट पे आती हैं तो वहां का तापमान बढ़ा देती हैं, है ना। इस बात को समझिएगा, कल भी समझा था हमने। इसी तरीके से और भी है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अगर आप लोकेशन पॉज वीडियो कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि सर आप इसकी बात कर रहे हैं, है ना। और अगर क्लियर डायग्राम करें तो ये देखिए बच्चों, यहां तक आया, है ना, गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ पे बच्चों नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी कोल्ड वार्म करंट्स हैं जो कि एविएशन लेके आती हैं। तो क्या लिखा है बच्चों, मेक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वार्मर। वार्मर क्यों? दे आर द वार्म करंट्स एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। और इनके कारण से क्या होता है बच्चों, जो आइसोथर्म्स है नॉर्थ के साइड अपलिफ्ट करता है। इस बात को हमें समझना है, नॉर्थ की तरफ ऊपर उठता है। बार बार समझा रहा हूं कि मैं जो वर्ड्स को बोल रहा हूं, अगर आपने डायग्राम को पढ़ना सीख लिया, इस मैप को पढ़ना सीख लिया, तो आप सीख पाएंगे। सबसे पहली चीज लिखी थी कि सर साउथ में समर रहेगा और नॉर्दर्न हिस्से में विंटर रहेगा। तो आप आईटी सी जेड देख पा रहे होंगे कि आईटी सी जेड पढ़ाएंगे अभी कि आईटी सी जेड होता क्या है। उसके बाद आप ये देख पा रहे हैं कि यस सर, जब भी लैंड आ रहा है ये अपलिफ्ट कर जा रहा है ऊपर के साइड, है बच्चों ध्यान दो। तो यहां देखिएगा जरा सा कि ये चीज वापस से एक्सप्लेन की गई है। फिर लिखा है ओवर द लैंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस शार्पली एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द साउथ। क्योंकि ये वार्म करंट्स है, इसके कारण से टेम्परेचर और ये जो आपका आइसोथर्म है नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और वैसा ही बच्चों इसका जस्ट उल्टा क्या हो रहा है कि आइसोथर्म साउथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है इन ओशन करंट्स के कारण से। अगर साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो आइसोथर्म्स आर मोर और लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड। द रीजन इज द यूनिफॉर्म ओशियन। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस के लिए वहां पर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी नहीं प्रेजेंट है, इसका बात को ध्यान रखना है हम लोग। द अफेक्ट ऑफ ओशियन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन द साउथ हेमिस्फीयर, द सेम थिंग, बहुत अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है। इस बात को हमने समझा है। छोटी चीजें हैं, माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन समझना है हमें, है ना। और एक वर्ड अगेन क्या आता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसे समझते हैं ये क्या होता है। नाउ अगर मैं ये आपके लिए क्लियर कर दूं तो समझना, दिस इज अर्थ बच्चों, दिस इज इक्वेटर। सर्किल पूरा बना देते हैं आपके लिए। अगर मैं यहां पर बच्चों 1 मिनट आपके लिए एक मोरलेस यहाँ पर एक, हाँ, इट विल हेल्प मी टू एक्सप्लेन यू। सी दिस, दिस इज अर्थ एंड आई विल ड्रॉ हियर अ इक्वेटर लाइन, इट इज 0 डिग्री। सर ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने कहा कि साउथ का हिस्सा सन को फेस कर रहा है, तो ये हिस्सा गर्म होगा, क्योंकि मैक्सिमम
इंसुलेशन यहाँ हमने तो कल पढ़ा था ट्रॉपिकल एरिया में होता है, और क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन होगा तो ये सब गर्म हो जाएगा। और कल हमने जाना था कि अगर गर्म हिस्से पे क्या हो जाए, हवा आकर बैठ जाए तो वो भी वार्म हो जाता था, और वार्म एयर हल्की होती है, वो अपलिफ्ट करेगी। अगर वार्म एयर अपलिफ्ट करेगी तो इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। बहुत बच्चों आसान बता रहा हूँ, ध्यान देना। क्योंकि हवा यहाँ से अपलिफ्ट कर गई तो क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। से और नो? तो अगर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हम जानते हैं कि जो हाई प्रेशर जो विंड्स हैं होंगे वो इसे फुलफिल करने का ट्राई करेंगे। समझना? दैट मीन्स यहां पर हवा आगे कन्वर्ज करेंगी। तो क्या लिखा है बच्चों? ट्रॉपिकल एरिया है, विंड्स यहां पे आगे कन्वर्ज करेंगी। तो क्या लिखा है बच्चों? लिखा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, दैट मीन्स दिस एरिया। इसका मतलब जहां पर लो प्रेशर बनेगा बच्चों, यहां पर जो आसपास की हाई प्रेशर जो एरियाज होंगे वहां से विंड यहां पे कन्वर्ज करेगा। इस तरह की फिनोमिना कहां घट रहा है बच्चों? इस तरह का फिनोमिना यहां पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पर होगा बच्चों। शिफ्ट भी करेगा। अगर इंसोलेशन यहां पे ज्यादा हो जाए तो यहां पर लो प्रेशर बनेगा, तो विंड्स यहां पर कन्वर्ज करेंगी, जो कि जुलाई में हमें देखना है। दिस यू कैन सी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगेन यू कैन इमेजिन फ्रॉम दिस डायग्राम कि सर ये जून है, इसके बाद यहां पर जुलाई आएगा, और सेम पोजीशन, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये इक्वेटर है। यहां पर क्या होगा इस समय? नॉर्थ में समर होगा और साउथ में विंटर होगा, और ये हिस्सा ज्यादा इंसुलेशन फेस करेगा। इसीलिए आई टी से जेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहां बनेगा। लास्ट टाइम पढ़ते हैं, द थर्मल इक्वेटर लाइज टू द साउथ of the geographical equator because why ITCZ, that is intertropical convergence zone, shift where southwards, है ना, after the movement of the sun. Actually not the movement of the sun, that is because of the revolution, and that side is facing by the earth, है ना। तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वहां पर सारी विंड्स कन्वर्ज कर रही हैं। व्हाट इज द टेक अवे सर फ्रॉम दिस जनवरी आइसोथर्म्स? सबसे बात क्या आइसोथर्म्स है क्या? आइसो मीन सेम, थर्म्स मीन्स टेम्परेचर। तो जहां बच्चों फॉर एग्जाम्पल -25 है। एक और बात अब बच्चों नोटिस करिएगा, सर ये 0 डिग्री है, सर ये 20 है, फिर 10 हुआ और घट गया, 0 और घट गया, और घट गया, और घट गया। तो ये तो हमने पढ़ा था बच्चों कि जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तापमान घटता है। आइसोथर्म मतलब कि जहां जहां समान टेम्परेचर होगा, -25 होगा, उनकी लाइंस को मैंने ऐड कर दिया है, इसको समझाया है। यहाँ पर ज्यादा डिफ्लेक्शन रेडिएशन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर लैंड ओशियन दोनों है, यहाँ पर केवल ओशियन है इसलिए पैरेलल है। ये समझाया है मैंने आपको। नाउ जुलाई आइसोथर्म्स क्या है? अगेन समर इन द नॉर्थ पढ़ाया अभी, विंटर कहां पर? साउथ में आ गया। और ये क्या है बच्चों? द आइसोथर्म बिहेवियर इन जुलाई इज ऑपोजिट ऑफ जो भी हमने जनवरी में किया है, हमने नोटिस किया है। लैंड मास गेट ओवरहीटेड, क्योंकि अभी हमने देखा कि लैंड मास ज्यादा है नॉर्थ में और वहां पे समर आ गया है, तो ऑब्वियसली वहां पर बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। हॉट ट्रॉपिकल विंड्स मूव इनटू द इंटीरियर ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहां पर बच्चों वहां पर विंड्स आती हैं। और बच्चों क्या लिखा है? द ओशन इज कंपेरेटिवली कूलर। कूलर दैट मीन्स बच्चों, इसीलिए आप देख पाते हैं कूलर दैट मीन्स देयर विल बी हाई प्रेशर, तो विंड्स ओशन से लैंड की तरफ मूव करती हैं, कैरीज मॉडरेटिंग इफेक्ट टू द ट्रॉपिकल इंटीरियर्स। वाई मॉडरेटिंग इफेक्ट? सर अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने कि लैंड होता है, और अगर वाटर बॉडी है, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो यहां पर क्या होगा? गर्म होने के कारण जो हवा यहां पर बैठेगी वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद अपलिफ्ट करेगी, और बच्चों इसका मतलब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए हवाएं हाई प्रेशर के एरिया से हवाएं आएंगी। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा बच्चों, हवा उतनी ही तेज आती है। तो ये बच्चों यहां पर लिखा हुआ है। अगेन जो मैंने समझाया आपको, जो थर्मल इक्वेटर है, जो आईटीसी जेड है, वो नॉर्थ के साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, यस सर ये तो नॉर्थ के साइड शिफ्ट हो गया। बस इतना सा टॉपिक था बच्चों, बहुत ज्यादा इसमें रटने का नहीं है कि इक्वेटर किसने कितना टेम्परेचर है। अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट।
और हम मूव करेंगे आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बच्चों? नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमने ये सीखा है, नॉर्मल में ये होता है कि सर अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ये हमने सीखा है। बोलो हाँ। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें पता ही है, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ के ग्रेविटी के कारण से सारे गैसेज यहां पर प्रेजेंट है। और बच्चों ये गैसेज क्या हैं ये? इसमें आपका CO2 है, वाटर वेपर भी है। बच्चों ये हीट को ट्रैप करते हैं। हमने सीखा है ना कि CO2 आने वाली रेस के लिए क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और जाने वाली के लिए ओपेक होता है, नहीं जाने देता है, तो यहां पर हीट ट्रैप हो जाता है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे गैस के मॉलिक्यूल्स कम होने लगेंगे, इसका मतलब यहां पर हीट तो ट्रैप ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप अर्थ के पास हैं, अगर अर्थ के पास हैं तो आपको वार्म टेम्परेचर मिलेगा, और जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाएंगे, जब पहाड़ों पे चले जाओ बच्चों, कितना ठंड लगता है, वैसे ही आपको कैसा महसूस होगा बच्चों? कोल्ड विंड्स का महसूस होगा। तो आसान शब्दों में एल्टीट्यूड इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इसको एक वर्ड मैंने सिखाया था आपको, नॉर्मल लैप्स रेट। अगर आप आसमान की तरफ 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी, दैट इज 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी। इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। बच्चों ये नॉर्मल है, तो इन्वर्जन क्या हो गया? मतलब सर इसका उल्टा। मतलब बच्चों ध्यान देना, इन्वर्जन क्या हो जाएगा, इन्वर्जन क्या हो जाएगा बच्चों? इन्वर्जन हो जाएगा इसका उल्टा, कि सर यहां पर कोल्ड होगा और एल्टीट्यूड के इंक्रीज करने पर टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाए। इसका मतलब यहां पर वार्म फील हो आपको। बच्चों ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है। कहां पर होता है ये समझा देता हूं आपको। जब बच्चों ठंडक होती है तो ठंडक में आपने देखा होगा दिन छोटे होने लगते हैं, इसका मतलब जो इंसोलेशन का समय होता है वो कम हो जाता है। तो जितनी भी एनर्जी अर्थ ने रिसीव की होती है, तो सपोज क्या होगा, अगर मैं आपके लिए ये डायग्राम क्लियर कर दूं, पूरा ही मिटा देता हूं, तो क्या होगा बच्चों कि जितनी भी एनर्जी आपके अर्थ ने रिसीव की होगी ठंडक में, कम की होगी ऑब्वियसली एज कंपेयर टू समर, तो उसने स्टार्टिंग में तो क्या किया होगा, स्टार्टिंग में इस वार्म एयर को उसने, सॉरी इस कोल्ड एयर को उसने वार्म में कन्वर्ट किया होगा, जितनी भी एनर्जी रही होगी। और वार्म होने के बाद ये क्या हुआ होगा, ये अपलिफ्ट कर गया होगा, वार्म यहां पर आ गया। लेकिन जो नेक्स्ट नई एयर आएगी, जो नेक्स्ट नई एयर वहां पर आएगी, अब उसको गर्म करने के लिए मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो कोल्ड का कोल्ड वही रहेगा और इंतजार करेगा कि नेक्स्ट डे जब सूरज निकलेगा तब मैं गर्म होऊंगा। समझना। इसीलिए बच्चों देखने को मिलता है क्या, इन्वर्जन, कि नॉर्मली एल्टीट्यूड इंक्रीज करने पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, एल्टीट्यूड इंक्रीज करने पे टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि अर्थ के पास विंटर्स में इतनी एनर्जी नहीं होती है। अगर ये समझ में ना हो तो एक और एग्जांपल समझाता हूं। माउंटेन्स अगर आपको याद हो, माउंटेन्स अगर आपको याद हो बच्चों, सूर्य निकलता है, ऑब्वियसली वैलीज तक में किरण का पहुंचना संभव नहीं है जब तक कि सन यहां पे ना आ जाए, है ना। तो बच्चों जो ये हिस्सा है माउंटेन का, ये गर्म हो जाता है। और हमने बचपन से पढ़ा है कि गर्म हवा हल्की होती है, गर्म होते ही यहां पर हवा ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। और क्योंकि हवा यहां से जा रही है तो ये एरिया कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर का एरिया हो जाएगा। और हमने बचपन से पढ़ा है कि हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो बच्चों वैलीज से हवा माउंटेन की तरफ मूव करने लगती है। लेकिन मान लो बच्चों इधर रात है, रात है बच्चों, रात में क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली जो एल्टीट्यूड पे हवाएं रहेंगी वो रात के टाइम पे ठंडी हो जाएंगी। और ठंडी हवा तो क्या होती है, भारी होती है। तो बच्चों क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है, इस स्ट्रक्चर में वो स्लाइड करके नीचे पहुंच जाएंगे। मतलब क्या आ गया, कोल्ड एयर नीचे आ गई।
जो भी हवा यहाँ रही होगी उसे क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी, उसे अपने ऊपर उठा लेगी, और बच्चों वार्म एयर इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि हल्का होता है। जो मैंने पढ़ाया है आपको कि एल्टीट्यूड इंक्रीज करने पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, वो तो यहाँ पे फेल हो रहा है, यहाँ पे तो उल्टा है इसका। तो बच्चों इसी को कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या हो गया बच्चों, उल्टा। होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए रीड कर लेते हैं। द कंडीशन एट विच टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ व्हाट, विथ द एल्टीट्यूड इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या, एल्टीट्यूड के इंक्रीज करने पे टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया, इसी को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब नॉर्मल क्या होता होगा, नॉर्मली ये होता है कि एल्टीट्यूड इंक्रीज करने पे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। इन दिस कंडीशन वार्म एयर लाइज ओवर द कोल्ड एयर। क्या ये कोल्ड एयर है, क्या इसके ऊपर वार्म एयर है, सेम बात लिखी है। नॉर्मली क्या होता है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एलिवेशन विच मींस नॉर्मल लैप्स रेट, जो अभी बताया मैंने आपको, दैट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। दैट मींस अगर आप एल्टीट्यूड में 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो मान लो कि यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है ना, 1 किलोमीटर ऊपर चले गए, इसका मतलब यहाँ पर 13.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, घट गया यहाँ पर। इसी को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, जो कि उलट जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। होप आप यहां तक समझ में आ रहा है, इन्वर्जन इसे कहते हैं। इन्वर्जन होने के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं, हर टाइम तो होता नहीं है बच्चों, कब होता है समझते हैं। लॉन्ग विंटर नाइट हो। अच्छा, लॉन्ग विंटर नाइट क्यों कह रहा हूं, समझना ध्यान से। सर आपने खुद कहा था कि अर्थ रात में अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, इसका मतलब एनर्जी तो होता है बच्चों, एनर्जी तो होता है। तो स्टार्टिंग की एनर्जीज क्या करेंगी, स्टार्टिंग की एनर्जीज तो हर ठंडी हवा को गर्म कर देंगी बच्चों, और इसे अपलिफ्ट कर देंगी। लेकिन जब एनर्जी खत्म होगा, जब अर्थ का सिलेंडर खत्म होगा, उसके बाद अगर कोई कोल्ड एयर यहाँ पर आके बैठेगी, तो वो बैठी ही रहेगी, सूर्य का इंतजार करेगी, नए सिलेंडर का इंतजार करेगी, नए इंसुलेशन का इंतजार करेगी कि हाँ यहाँ पर किरणें गिरे। अगर आपको समझना है बच्चों, कभी भी ठंडक के मौसम में आप सिटी में रहिए, और सिटी के बाद से गांव के एरिया में मूव करिए, आपको कोहरा जो होता है, कोहरा कहते हैं, फॉग कहते हैं, वो ज्यादा दिखाई देता है। सेम बात है, क्यों, गांव में जो जमीन होती है वहां पर घास होती है बच्चों, और आपको पता होता है घास हरी होती है, घास कंक्रीट नहीं होती है बच्चों। जब रोशनी इस पे गिरती है तो बहुत ज्यादा लैंड को गर्म कर ही नहीं पाती है, तो बहुत ज्यादा गर्म ना कर पाने के कारण ये बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज नहीं करती है, और इसीलिए जो हवा यहाँ आकर बैठती है बच्चों, वो ठंडक ठंडी रहती है, वहीं बैठी रहती है, और यहीं पे आपको पता होगा डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। और बच्चों ठंडी हवा क्या होती है, ठंडी हवा सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ी, ये बच्चों मान लो कि ये कोल्ड एयर है, ये बच्चों वार्म एयर है, वार्म एयर हमेशा साइज में बड़ी होती है, तो जो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी था ठंडी हवा का, वो बहुत कम होता है बच्चों। जैसे ही टकराएगी, अपना लिक्विड उसमें जाकर चिपका देगी, है ना। तो बच्चों वो जो आपको दिखाई देता है बच्चों फॉग वगैरह, वो एक्चुअली में क्लाउड होता है, क्लाउड लाइक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ये कब पॉसिबल, अगेन आई विल से, जब लंबी रातें होंगी, आपके पास जो दिन भर एनर्जी आई होगी वो रेडिएट बैक होगी, लेकिन एक समय आएगा आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और ठंडी हवा गर्म नहीं हो पाएगी। तो लिखा है, क्या लिखा बच्चों, द हीट ऑफ द डे, जो आपने रिसीव किया है, रेडिएट ऑफ ड्यूरिंग नाइट, है ना, बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स, द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव। ऑब्वियसली ये हवा क्या है बच्चों, क्यों रुकी हुई है, क्योंकि जो सतह है वो ठंडी हो चुकी है। द टेम्परेचर इन्वर्जन इज कॉमन, कहां पर, वैसे तो पोलर रीजन में, लेकिन बच्चों दिल्ली का जो एरिया है, दिल्ली का आप अगर ये कभी देखेंगे बच्चों, मोस्टली कॉन्क्रीट है, इसीलिए दिल्ली के ठंड में आपको ये चीज स्मॉग, फॉग तो नहीं कहूंगा, स्मॉग, स्मॉग मतलब होता है बच्चों जब फॉग में धुआं मिल जाए, है ना बच्चों, बहुत धुआं, फैक्ट्री बहुत है वहां पर, इसलिए स्मॉग देखने को मिलता है। अगर वहां पर अगर अपना हाथ आप ऐसे हिलाएंगे ना फॉग में, तो आपका हाथ काला हो जाएगा बच्चों, ये बात वहां पर देखने को मिलती है। अगेन क्लियर स्काई क्यों बच्चों, सर आपने ही तो कहा अभी कि ये फिनोमिना होने के लिए हमें रिसीव करना पड़ेगा कुछ ना कुछ रेडिएशन। तो अगर बच्चों क्लियर स्काई नहीं है, तो पहली बात तो आप इंसुलेशन रिसीव नहीं कर पाएंगे, प्रथम चीज। दूसरी चीज, अगर बादल है और बरसात हो जाए अगर बच्चों, तो जो भी फिनोमिना होगा उसे शटल डाउन कर देगा, नीचे बिठा देगा। इसीलिए बच्चों चाइना आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करता है ठंडी के दिनों में, क्यों, क्योंकि वहां भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और बारिश के कारण से वो जो पार्टिकल्स हैं वो जमीन पर नीचे आ जाते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा। तो क्लाउडेड स्काई एक्ट एज अ शील्ड की तरह प्ले करेगा, जो कि टेम्परेचर को आने ही नहीं देगा ग्राउंड तक। तो फिर क्या फायदा? तो फिर आप रेडिएट क्या करोगे? एट द सेम टाइम बच्चों लिखा है ड्राई एयर नियर द ground, the dry air absorb less terrestrial radiation, allows ray to escape। समझना बच्चों, जो ड्राई एयर रहेगी क्या कैसा रहेगा? उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, है ना? तो जो तापमान है बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा वहां का, जिसके कारण से ये फिनोमिना वहां पर हो पाएगा। एक और बात बच्चों लिखा हुआ है स्टेबल एयर। वाई आई एम सेइंग स्टेबल? मान लो कि तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे अभी क्लाउड बनेगा, यहाँ पे फॉग बनेगा, तक एक हॉरिजॉन्टल हवा आए और इसे फूंक के लेके चली जाए, तो क्या फायदा हुआ? इसका मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब हॉरिजॉन्टल विंड्स फ्लो नहीं करनी चाहिए, इस बात को हम ध्यान देंगे। तो अगर ये सारे फैक्टर्स अगर हैं, तो आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। वन, लंबी रात, क्लियर स्काई, ड्राई एयर, और वातावरण काम और स्टेबल एयर वहां पर हो, कि एयर को बैठने का मौका तो मिले, है ना, ठंडक होने का मौका तो मिले, ये समझेंगे। इसका इफेक्ट क्या होता है मैंने बताया अभी आपको। एन इन्वर्जन एक्ट एज अ कैप। कैप किसके ऊपर बच्चों? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर। कैप क्यों कह रहा हूं बच्चों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इन्वर्जन हो जाता है और अगर यहाँ पर ठंडी हवा आके बैठ जाती है और लैंड ठंडा ही है, तो वार्म एयर ऐसी है, ये भी बैठी हुई है, तो इसका मतलब क्या बन गया बच्चों? एक कैप बन गया, ढक दिया उसने लैंड को वहां पर। देखो बच्चों ध्यान देना, एट द सेम टाइम इट हिंडर व्हाट? डिफ्यूजन ऑफ स्मोक, डस्ट एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। बच्चों बहुत ध्यान देना, बहुत आसान चीज है कि समझाना चाहूंगा कि ये अर्थ है, ये सूर्य है। ध्यान देना, जब सूर्य से किरण निकलती है और यहाँ टकराती है, तो इस रीजन को गर्म कर देती है। गर्म करने के कारण ये कैसे काम करता है बच्चों? एक तवे की तरीके से काम करता है। जिस तरीके से तवे पे आप रोटी रखो गर्म हो जाती है, वैसे ही तवे के ऊपर क्या रखो? एयर रखो, तो वो गर्म हो जाती है और अपलिफ्ट करती है। और बच्चों ये वर्टिकली अपलिफ्ट कर रही है। अगर मान लो रास्ते में यहाँ पर स्मोक है, रास्ते में यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, तो क्या इनको छोड़ देगी? नहीं, इसको वर्टिकली साथ में ले जाएगी, है ना? इसे कहते हैं क्या है? इसे कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। क्या कहते हैं बच्चों? कन्वेक्शनल करंट कहते हैं इसे, जो कि अपलिफ्ट कर देगी। तो बच्चों ये होना बंद हो जाता है। फिर लिखा हुआ है दीज गेट कलेक्टेड बीनीथ द इन्वर्जन लेयर। इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो ये हिस्सा है यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, और क्या बच्चों? हॉरिजॉन्टली फैल जाती है। कभी अगर नोटिस करना हो तो कभी आप समर्स में क्या करना, आग लगाना, तुम देखोगे धुआं निकला और तुरंत ऊपर चला गया। यही तुम रात विंटर से आए तब दोबारा धुआं जलाना, तुम देखोगे धुआं ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, वो हॉरिजॉन्टल एटमॉस्फेयर में स्प्रेड कर जाता है, क्योंकि अर्थ के पास वो ऊर्जा ही नहीं है कि उसे ऊपर तक भेज सके। क्योंकि वो ठंडक है, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल आपको स्प्रेड देखने को मिलता है। बच्चों हर लाइन है, हर लाइन का मतलब है। अगर कोई पूछता है इफेक्ट क्या है, तो ये सभी लाइंस का मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं बोलूंगा कि देयर स्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर, आई विल से कि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर हिंडर करता है स्मोक्स को ऊपर जाने में। आई विल से कि जो स्मोक्स है वो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड करते हैं, केवल किस लिए? क्योंकि वातावरण में इन्वर्जन है। अगर नॉर्मली होता तो ये उठ के गायब हो जाता, है ना? ध्यान देना बच्चों, द इन्वर्जन लेयर प्रिवेंट द क्लाउड फॉर व्हाट? ग्रोइंग हाई इनफ टू प्रोड्यूस सावर। और इन्वर्जन के कारण से जब बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, जब वर्टिकल मूवमेंट होगा ही नहीं, तो बादल कैसे बनेंगे? और बच्चों इन्वर्जन के कारण से बादल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए बारिश नहीं हो पाती है। एक और बात बच्चों, क्या आपको ठंडक के दिनों में चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं बाइक चलाने में, साइकिल चलाने में? नहीं। तो बच्चों विजिबिलिटी पर असर पड़ता है इन्वर्जन के कारण से बच्चों, क्योंकि वहां पर क्या रहेगा? वहां पर फॉग रहेगा, अगर स्मोक है तो स्मॉग रहेगा, इस कारण से बच्चों देख नहीं पाते हो आप लोग। आपने ध्यान दिया होगा कि विंटर्स में आप अगर लंबी ड्राइव पे जाते हो तो सुबह सुबह नहीं निकलते हो। क्यों नहीं निकलते हो? आप वेट करते हो सूर्य निकल आए। तो सूर्य निकल आएगा तो क्या होगा? धरती गर्म होगी, धरती गर्म होगी तो क्या होगा? हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगा, मौसम खुल जाएगा, विजिबिलिटी आ जाएगी। इसलिए आप लोग नहीं करते हो। ध्यान देना, डेंस फॉग। समझो एक और बात, फॉग लिखा है, कहीं कहीं मिस्ट भी लिखा होता है ना? इसमें अंतर क्या है? जब बच्चों फॉग में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा आ जाएं, है ना? फॉर एग्जाम्पल बच्चों इतना ज्यादा आ जाए कि अगर तुम उससे पार निकल जाओ, तुम्हारे पूरे कपड़े गीले हो जाएं,
तो बच्चों मिस्ट कहते हैं, ये पहाड़ों के पास देखने को मिलता है। तो क्या लिखा है, डेंस फॉग इन द मॉर्निंग आर कॉमन, ऑब्वियसली जो कॉमन है स्पेशली विंटर के समय पर। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन वहां भी इन्वर्जन देखने को मिलता है। ये बच्चों यहां पर एक डिफरेंट टॉपिक है, वैली इन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। अभी बताया मैंने आप लोगों को कि ये माउंटेन है, रात में क्या होता है बच्चों कि सपोज यहां पर कोई एयर है, एल्टीट्यूड के कारण से वो क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। और क्योंकि हमने पढ़ा है कि ठंडी हवा भारी होती है, बच्चों तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो हवा का? तुम खुद सोचो, अगर तुम किसी स्लाइड पर बैठ जाओ तो क्या होता है, फिसल के नीचे नहीं आ जाओगे? ऑब्वियसली बच्चों वैसे ही स्ट्रक्चर के कारण से ये फिसल के नीचे आ जाता है और यहां पर स्थान बना लेता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, कोल्ड एयर यहां पर आ गई और इसको किसको लिफ्ट कर लेगा, वार्म एयर को अपने ऊपर लिफ्ट कर लेगा। सर ये तो फिर से इन्वर्जन हो गया, कोल्ड नीचे वार्म ऊपर, है ना? तो यही लिखा है बच्चों, इट टेक प्लेस इन द हिल। हिल में क्या होता है बच्चों, हिल माउंटेन का छोटा रूप। अगर बहुत ऊंचा नहीं है तो आप हिल कहोगे, बहुत ऊंचा है तो माउंटेन कहोगे। ड्यू टू एयर ड्रेनेज, ड्रेनेज की वर्ड है किसी भी पर्टिकुलर पाथ में लिक्विड या एयर का मूव करना, उसे ड्रेनेज कहते हैं। तो यहां पर एयर मूव कर रहा है तो एयर ड्रेनेज। ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, रात में द अपर सरफेस रेडिएटेड हीट गेट्स कूल्ड, जो ये है वो ठंडी हो जाती है। और क्या होता है, कोल्ड एयर बीइंग हैवी, क्योंकि भारी है तो क्या होता है, मूव मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बच्चों ये नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली भारी है और गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण से वो नीचे की तरफ आ गई। तो क्या है, इट मूव डाउन द स्लोप एंड पाइल अप। तो पाइल अप क्या हो जाता है, ऐसे करके पाइल अप, पाइल अप ना, जैसे सिक्कों को रखते हो पाइल अप करके रखते हो, ये हो जाता है कोल्ड, ये हो जाता है वार्म। पाइल अप और क्या, इन द पॉकेट ऑफ वैली बॉटम। वैली क्या होता है बच्चों, दो पहाड़ के बीच का स्थान। और क्या लिखा है, वार्म एयर अबव इट। क्या मैंने वार्म ऊपर लिखा है, अबव लिखा है? हाँ बच्चों, इसी को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, एयर ड्रेनेज टाइप ऑफ व्हाट, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा। तो वापस बच्चों यहां पर अगर एक में एंड ऑफ द एक समरी बताऊं, क्या बताऊंगा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली धरती के पास गर्म हवा होती है क्योंकि गैसेस प्रेजेंट है, हीट को ट्रैप करके रखती हैं। इसीलिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपको ठंडक का अनुभव होता है। कभी अगर आपने पहाड़ देखे हो, पहाड़ का ये हिस्सा बर्फ से घिरा होता है, क्योंकि एल्टीट्यूड इंक्रीज करने पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। लेकिन इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन ये है कि यहां पर कोल्ड है और यहां पर वार्म है, इसी को मैं इन्वर्जन कह रहा हूं। और इन शब्दों के साथ बस बच्चों चैप्टर खत्म हुआ, है ना? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।